नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और मैथ जी चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का सीधा सा मतलब हो जाता है लाभ और हानि। मुझको लगता है कि आप सभी लोग इस दो शब्दों के बारे में ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि ये पूरा जीवन इसी लाभ और हानि पर आधारित रहता है। पूरा जीवन चाहे किसी का भी हो, मैं साधु महात्माओं की बात तो नहीं करता, संतों की बात नहीं करता, लेकिन जो आम जनमानस है उनमें ये दो शब्द जरूर मायने रखते हैं। अब ये दोनों शब्द के अलावे भी बहुत सारे शब्द हैं जो इस चैप्टर में, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में आते हैं। पहले उन शब्दावलियों को हम लोग ध्यान से देखेंगे, फिर धीरे धीरे शून्य से लेकर के प्रश्नों पर आएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और मुझको लगता है कि रेलवे ने अपना नोटिस भी जारी कर दिया है कि जिसे अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा एनटीपीसी का, और मई से आपका मेंस का एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। तो आप लोग फोकस करिए पढ़ने पर, ठीक है। अब देखिए कि जानने से पहले कुछ शब्द को ध्यान से हम लोग देखेंगे। पहले क्या होता है कि लागत मूल्य। लागत मूल्य मेरा हमेशा से जानते हैं, बहुत अच्छा है मेरा हैंड राइटिंग। लागत मूल्य या इसको क्रय मूल्य भी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए क्रय मूल्य कितना हुआ, किसको क्रय मूल्य बोलेंगे। मान लिया कि एक व्यक्ति ने साइकिल खरीदा या कोई पुरानी गाड़ी खरीदा, ओल्ड कार किसी ने खरीदा, मान लिया 50,000 में, समझने के लिए। लेकिन उस कार को बनाने में भी, रिपेयर करने में, उसको चलने लायक बनाने में लग गया उसको 5,000 रुपया, और उसको पेंटिंग करने में लग गया 1,000 रुपया। तो क्या हम जो इसका कॉस्ट प्राइस लेंगे वो 5,000 पर लेंगे या इस सबको जोड़ के लेंगे? निश्चित तौर पे हम इन सबको जोड़ के लेंगे। हम लिखेंगे 56,000 रुपया इसका टोटल लागत हुआ। आप लोग ध्यान से समझिए, टोटल जितना उसका खर्चा हुआ उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस में काउंट करेंगे। केवल जितना में खरीदा है वह उसका कॉस्ट प्राइस नहीं है, टोटल जितना खर्चा लगा। मान लिया हमारी कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में हम लोग कोई सामान बनाते हैं। मान लिया इसके हम चौक को ही बनाते हैं, 5 रुपया चौक बनाने में लग गया, 1 रुपया इसको पैकेजिंग में लग गया और 1 रुपया इसको ढुलाई में लग गया। तो क्या हमारा खर्च केवल 5 रुपया ही हुआ? नहीं, वो पैकेजिंग और ढुलाई वाला भी तो हम उस पर जोड़ेंगे। टोटल मिला करके होता है वो कॉस्ट प्राइस। मुझको लगता है कि आप ये जो क्रय मूल्य शब्द है या लागत मूल्य शब्द है, अर्थात जो कॉस्ट प्राइस, इसको शॉर्ट में हम लोग सीपी बोलते हैं, सीपी। इस सीपी के बारे में अवश्य समझ गए होंगे। अब सीपी के अलावा भी बहुत सारा चीज होता है। सीपी के अलावा भी हमारे पास शब्द होता है एसपी, सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। वो एक तो हो गया खरीद मूल्य, एक हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में क्या होता है भाई? हमने सेलिंग प्राइस इसको बोलते हैं, एसपी। हमने मान लिया कि किसी सामान को 100 रुपया में खरीदा और उसमें हमने जो अपना प्रॉफिट है, कुछ तो प्रॉफिट कमाएंगे। मान लिया हमने 7 रुपया प्रॉफिट कमाया, टोटल मिलाकर के 107 रुपया में इसको बेच दिया। तो ये जो 107 रुपया होगा वो हमारे लिए हो जाएगा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य।
या लॉस भी हो सकता है। मान लिया हमने 100 रुपये का खरीदा, लेकिन जो हमारा माल है, सामान है, वो सामान खराब निकल गया या उस मूल्य पर बिक नहीं रहा है जो हम सोच रहे थे। तो क्या करते हैं, कुछ उसमें छूट दे करके अपना लॉस लेकर के भी उसको हम लोग बेच सकते हैं। तो वो लॉस होने के बाद जो है उसका सेलिंग प्राइस जो होगा वो होता है, इसमें से उसको लॉस हो गया तो घटाना पड़ता है, यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ेगा। तो मुझको लग रहा है कि आप सेलिंग प्राइस, जो माल कितने में बिका उसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं सीधा सीधा। ठीक है, उसमें आता है प्रॉफिट, होता है प्रॉफिट, एक होता है लॉस। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, जो हमारा बचत होता है। किसी सामान को हमने तैयार किया या खरीदा, उसमें कितना कॉस्टिंग पड़ा, कितना मूल्य हमारा खर्चा हुआ, उसके अलावे जो हम उस पर एक्स्ट्रा माल ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं लाभ। जैसे मान लिया हमने 100 रुपया का कोई सामान खरीदा और 110 रुपया में हमने उसको बेचा, तो लाभ हमारा कितना हो गया, 100 रुपये में खरीदा था, 110 रुपये में बेचा, तो लाभ हमारा कितना हो गया, 10 रुपये। ठीक है। लॉस में क्या होता है, हानि। लॉस का मतलब होता है हानि। हानि कब होता है भाई, ये भी समझिए, हानि कब होगा, जब हमने कोई सामान खरीदा है, सामान उतना में नहीं बेच पाए, उससे अधिक में हम जब सामान को बेच नहीं पाए, जितना में खरीदे हैं उससे कम में ही सामान को हमें बेचना पड़ा, तब उस कंडीशन में हानि होता है। मान लिया कि हमने 100 रुपया में खरीदा है, लेकिन माल बिक नहीं रहा है, नहीं बिका तो हमने उसको बेच दिया आपको 95 रुपया में, तो भाई इसमें क्या होगा, इसमें तो हमारा लॉस हो गया ना। 100 रुपया में खरीदा, अब बिके 95 रुपया में, तो इसमें हानि हमारा हो गया, कितना हो गया, 5 रुपया। तो इसको माइनस से यहाँ दिखा दे रहे हैं या ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये हानि हो गया 5 रुपया। ठीक है, तो ये हो गया हानि, क्योंकि हम जितना में खरीदते हैं उतना में नहीं बेच पाते, तब उस कंडीशन में हमको हानि होती है। ठीक है, एक और शब्द आता है, इसको भी इसी में समझ लेना चाहिए, डिस्काउंट और मार्केट प्राइस। एक होता है मार्केट प्राइस, इसको हम लोग बोलते हैं एमपी, मार्क प्राइस, या उसमें होता है कि अंकित मूल्य। कोई सामान खरीदते हैं उस पर एमआरपी लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो वही जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, उस पर जो दाम लिखा रहता है, वही उस पर मार्क प्राइस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग अंकित मूल्य। ठीक है, कोई भी सामान्य पर जब हम लोग देखते हैं तो उस पर एक दाम लिखा रहता है, वही दाम उसका अंकित मूल्य हो जाता है। अब उस पर हम लोग कुछ कहते हैं डिस्काउंट, बहुत सारा डिस्काउंट लगता है यानी छूट। अब ये हमेशा अंकित मूल्य पर होता है, ये ध्यान देना है। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो दोनों होता है कॉस्ट प्राइस पर। प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पर होता है। ठीक है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे काउंटिंग होगा, लेकिन छूट जो होता है मार्क प्राइस पर होता है, क्योंकि हम जो छूट दे रहे हैं वो उस वस्तु पर कितना दाम लिखा हुआ है उस पर छूट दे रहे हैं। मान लिया किसी वस्तु का दाम 100 रुपया लिखा हुआ है और उस पर 5% की छूट है, इसका मतलब कि वो 95 रुपये में मिलेगा ग्राहक को। कंपनी उसको 5 रुपया छूट पर, 5% छूट पर दे रही है। तो ग्राहक जब भी लेता है डिस्काउंट पर, तो वो होता है मार्क प्राइस पर, ये होता है मार्क प्राइस पर डिस्काउंट होता है। ठीक है, अब एक बार यहाँ एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इन सारे टर्मिनोलॉजीज को
समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सवाल में पूछता है, शब्दों का हेर फेर रहता है। ठीक है, अब एक चीज़ आपसे पूछते हैं, एक ही सवाल में आपको हम पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, मान लिया किसी में ये होता है, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। मान लिया कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है। दुकानदार ने क्या किया कि इसमें 20% ज़्यादा मूल्य लिख दिया, तो मार्केट प्राइस कितना हो गया? 120 रुपया। ध्यान से देखिए, मार्केट प्राइस कितना हो गया? जितना खरीदा था उसका 20% चढ़ा दिया, 120 रुपया। लेकिन इस पर अब 10% छूट दे दिया। छूट किस पर देगा? क्योंकि दाम तो उस पर लिखा हुआ है 120 रुपया। छूट देगा क्या? इस पर छूट देगा? नहीं, इतना तो उसकी लागत मूल्य है, उस पर दाम लिखा है 120 रुपया। तो 120 रुपया जब दाम लिखा है तो इस जितना लिखा हुआ है दाम उस पर छूट देता है, और इस पर छूट दे दिया, हमको डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट दे दिया। तो जब डिस्काउंट दिया तो इसका डिस्काउंट देगा, तो इसमें इसका 12% कितना हो गया? 10% कितना हो गया? 12 रुपया। तो इसमें 12 रुपया अब छूट दे दिया, तो कितना में बिका? 108 रुपया में। ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या था? 100 रुपया में उसका लागत मूल्य था, उस पर 20 रुपया चढ़ा दिया है, 120 रुपया हो गया। अब इस 120 रुपया में जितना दाम लिखा हुआ है उसका 10% छूट दे दिया, तो 10% छूट कितना हो गया? 12 रुपया हो गया ना जी। डिस्काउंट हो गया 12 रुपया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? यहां पे आते हैं, डिस्काउंट दे दिया 12 रुपया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? इसमें से 12 रुपया घटा देंगे, छूट जो है उसमें घटा देंगे, 108 रुपया। इसी में आपको सारा चीज़ समझ हो गया होगा। डिस्काउंट दे दिया आपको 10 रुपया, 10%, तो इसका 10% 12 रुपया हो गया। तो 120 रुपया था, 12 रुपया डिस्काउंट दे दिया, तो कितना में बेचा? 108 रुपया में। फिर भी इसको कितना का प्रॉफिट हो गया? देखिए तो, खरीदा है 100 रुपया का, बेच रहा है 108 रुपये में। तब प्रॉफिट या लॉस जब भी हम काउंट करेंगे इस कॉस्ट प्राइस पर काउंट करेंगे। तो इसके मुकाबले 108 रुपया, 100 रुपया के मुकाबले 108 रुपया में वो बेच रहा है, इसका मतलब कि 8 रुपया उसको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये प्रॉफिट कितने पर हो रहा है? 100 रुपया। तो इस तरह से हम लोग प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू हो जाएगा प्रॉफिट इंटू 100/CP। उसी तरीके से लॉस का भी परसेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लॉस इंटू 100/CP। जो भी होता है, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो भी होता है वो कॉस्ट प्राइस पर आता है। मान लिया किसी ने, ठीक है, हमेशा इस चीज़ को हम लोग ध्यान में देंगे। लेकिन जो डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट का परसेंट होगा डिस्काउंट इंटू 100/मार्क प्राइस। हमेशा डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस पे होता है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर इसका जैसे निकाल रहे हैं हम लोग डिस्काउंट परसेंट, जैसे कि यहाँ पे 12 रुपया आया है तो 12 लिखेंगे, यहाँ 100 लिखेंगे, अब बटे 120 लिखेंगे, काटेंगे तो 10% आ जाएगा। हमने यहाँ 10% डिस्काउंट दिया था। तो ये हो गया हमारा लब्बो-लुबाब कि क्या क्या इसमें होता है। बाकी जो भी चीज़ें बनाएंगे, जो भी प्रश्न हम लोग हल करेंगे, वो फंडामेंटल फार्मूला वगैरह का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, बेसिकली प्रयास हम लोग करेंगे कि अलग अप्रोच के साथ हम लोग प्रश्नों को हल करें। ठीक है, कई बार सवाल बहुत पजल कर देता है, एक ही सवाल में सारा चीज़ आ जाता है।
ठीक है। दूसरा, हानि के कंडीशन में, ये तो था लाभ के कंडीशन में कि हमने यदि लाभ लेना हो तो हमने क्या किया। अब देखिए इसी को हम लोग हानि के कंडीशन में बताएंगे। देखिए जैसे 100 रुपया का हमारा कॉस्ट प्राइसिंग आ गया, किसी भी चीज़ का खरीदे हैं 100 रुपया में, मार्क प्राइस कर दिए हैं हम लोग 10% अधिक, तो मार्क प्राइस हमारे पास आ गया 110 रुपया। मगर इसमें क्या किया कि 10% की छूट दे दिया, तो इस पर जब 10% की छूट दिया, 10% मार्क प्राइस अधिक अंकित किया है, लेकिन अब 10% की छूट देगा, तो जैसे ही 10% की छूट देगा तो इसका जो छूट है, इसका जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट इसका 10% निकालिए तो 11 रुपया हो जाएगा। अब देखिए 110 रुपया इसका मार्क प्राइस है, 11 रुपया उसमें छूट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 110 रुपया दाम लिखा हुआ है, 11 रुपया छोड़ दिया, तो सेलिंग प्राइस हो गया 99। इस कंडीशन में चूंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, हमने जो सामान जितना में खरीदा था, हमारा जो बिक्री का मूल्य है वो हमारे खरीद के मूल्य से कम आ रहा है, इसका मतलब कि हमें हर हाल में लॉस होगा। तो हमारा लॉस कितना हो गया भाई? लॉस कितना हुआ? इसमें से इसको घटाएंगे 1%, अर्थात जब हमें प्रॉफिट निकालना था तो हमने क्या किया? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाया था, क्योंकि ये ज़्यादा आ रहा था। अब हमारा जब लॉस हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को हम लोग घटाते हैं, अर्थात बिक्री मूल्य में, खरीद के मूल्य में से बिक्री मूल्य हम लोग घटाते हैं। आपके सामने है अनुपात। ये जो बेसिक कुछ चीज़ें हैं, जो टर्मिनोलॉजी थी, जिसको हमने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। अब आप देखिए कि बेचता कितना में है। अगर 100 रुपया कॉस्ट प्राइस हो गया, प्रॉफिट हो गया हमारे पास 15 रुपया, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये हर हाल में दोनों को जोड़ेगा। सेलिंग प्राइस में क्या करेगा कि जितना खर्चा लगा है वो, और जितना उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो, उस अनुसार से, अगर लॉस हो रहा है तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस में से उतना घट जाएगा, उतना कम में बेचेगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो जितना कॉस्ट प्राइस है उसमें वो प्रॉफिट जोड़ के 115 रुपया में बेचेगा। किसी को कोई दिक्कत? एकदम सिंपल सवाल से हम समझाने का प्रयास करेंगे। कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपये में खरीदा और उसे 315 रुपया में बेच दिया, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ? लाभ कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ यह हमसे पूछा जा रहा है। कितना में खरीदा है? कॉस्ट प्राइस, खिलौना का कॉस्ट प्राइस हो गया 280 रुपया में, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 315 रुपया। तो निश्चित है कि सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा है तो होगा उसका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 315 माइनस 280 कितना हो गया? 35 रुपया। तो अब निश्चित तौर पे प्रॉफिट परसेंट हम निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट हमने क्या बताया था? प्रॉफिट इंटू 100 बटे CP 280। ठीक है, काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य। ठीक है, आप चाहें तो 7 से 5 बार में, 7 5 35, 7 से 4 बार में, और ये 2 से 2 बार में, और ये 2 से 5 बार में। तो ऊपर आ गया 25 बटे 2 यानी 12.5%। यह सिंपल सवाल था, इसलिए हमने समझाने का प्रयास किया। हालांकि यह भी RRB RPF में SI में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, अब अगला प्रश्न लेंगे। एक बहुत कॉमन टाइप का सवाल है जो हर प्रकार के एग्जाम्स में पूछा जाता है। वो कॉमन टाइप का एग्जाम के सवाल क्या है? देखिए, कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस तरह के जहां भी सवाल आते हैं लड़के घबरा जाते हैं। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो
लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। हमारे पास है 50%, 25%, 40% और 30%। ठीक है, 40% और 30%। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, माने जितना रुपया में हमने 25 वस्तुओं को खरीदा है उतना रुपया में हमने 20 वस्तु को ही बेच दिया। अब आप ये सोचिए, तो हमारा लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऐसे कंडीशन में हम लोग वो बेसिक फार्मूला पर नहीं जाएंगे, कभी भी हम लोग बेसिक फार्मूला पर नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने वो सारे फार्मूला को लिखवाया भी नहीं है। वो आप लोग किताबों में देखते होंगे, उसमें कुछ नया नहीं है। अब देखते हैं कि इसमें जैसा सवाल में कह रहा है वैसा हम लोग नोट कर देंगे। क्या करेंगे, जैसा सवाल में कह रहा है वैसा। क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस वो बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यही है ना। अब हम क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को ऑफ मान लिया, हटा दिए। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कितना हो जाएगा 20, यहाँ ये सेलिंग प्राइस नीचे आ गया, ये इधर आ जाएगा 25। हम ट्रिक बता रहे हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट। अब देखिए कि कॉस्ट प्राइस 20 रुपया था, सेलिंग प्राइस हो गया 25 रुपया। कितना परसेंट हुआ, या तो आप कटा दीजिए, नहीं तो ऊपर वाले को आप 100 बना दीजिए। तो 100 कब बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, या काटना है तो इसको छोटा कर दीजिए, 5 के 20, 5 5 25, यानी CP बटे SP का जो अनुपात हो गया 4:5 हो गया। यानी 4 रुपया में था, खरीदा था, तो 5 रुपया में उसको बेचा है, तो कितना का प्रॉफिट हो गया, 25% हुआ क्या। 4 रुपया में खरीदा था और 5 रुपया में हो गया उसका। या दूसरे तरीका से बनाएंगे तो चूंकि 20/25 यहाँ था, तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो 100 हो जाता, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 125। देखिए साफ साफ दिख रहा है, 100 रुपया में खरीदा था तो 125 रुपया में बेचा था, या 5 रुपया में खरीदा था, 4 रुपया में खरीदा था तो 5 रुपया में बेच रहा है। क्लियर हुआ। क्या है कि जो सवाल में कह रहा है जैसा, उसी तरीके से हम लोग सेट कर देंगे। आप इस तरह का एक और हम लोग देखेंगे, प्रश्न खोलेंगे। ये कह रहा है कि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों का विक्रय मूल्य के बराबर है। अब बताइए, जितना में 15 संतरा खरीदा है उतने रुपया में उसको 20 संतरा बेचना पड़ रहा है, तो क्या ऐसे में क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सिंपल सा समझ में आ रहा है कि इसमें हर हाल में लॉस होगा, क्योंकि 5 संतरा उसका एक्स्ट्रा जा रहा है अपना क्रय मूल्य निकालने में। 15 संतरा को जितना में खरीदा है उतने में उसको 20 संतरे बेचने पड़ रहे हैं, अर्थात 5 संतरे का लॉस हो जा रहा है उसको। ठीक है, अब आइए, ये जैसा कह रहा है वैसा ही हम नोट करेंगे। और ये पूछा है RRB ग्रुप डी में 20/9/2018 को शिफ्ट 2 में। तो पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत क्या है। यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या है, 30, 75, 25 और 40, ये सब है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बराबर सेलिंग प्राइस ऑफ 20। ठीक है, अब देखिए कि इधर लाते हैं, कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस बराबर 20/15। हमने क्या बताया कि इसको 100 बनाइए। अगर इसको 100 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करिए, ये कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस बराबर आ जाएगा 100/75। यानी 100 रुपया में खरीदा, 75 रुपया में बेचा, 100 रुपये में खरीदा, 75 रुपये में बेचा, तो लॉस कितना हो जाएगा, 25%। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमको लग रहा है इसमें बिल्कुल जैसा कह रहा है उसी तरीके से सेट कर देंगे, तो हम एक निश्चित
मत पर पहुंचेंगे कि ये प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये आराम से सोल्व हो जाएगा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को, माफ़ करिए, विक्रय मूल्य को 7/3 कर दिया जाए तो होने वाला हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। तो उस वस्तु पर होने वाला हानि प्रतिशत क्या था, यह हमसे सवाल पूछा जा रहा है। अब देखिए सिंपल सा लेते हैं कि अभी जो है सेलिंग प्राइस उसका 3 है, मगर उसको 7 कर दिया जाए, 7/3 कर दिया जाए, यानी 3 से बढ़ाकर 7 उसको किया गया। सेलिंग प्राइस 1 मान लिया, सेलिंग प्राइस 2 मान लिया। तो इसमें जितना हानि होता था उतना इस पर लाभ होगा। ये बात समझ रहे हैं? तो यानी क्रय मूल्य जो है वो हानि के समय में इतना पर तो उसको हानि हो रहा था, इतना पर उसको लाभ हो रहा है। यानी क्रय मूल्य था वो ठीक इसके बीच में था। कॉस्ट प्राइस कितना बीच में था भाई कि देखिए हानि भी काउंट होता है क्रय मूल्य पर और लाभ भी काउंट होता है क्रय मूल्य पर। तो जितना प्रतिशत इसको हानि हो रहा था उतना प्रतिशत लाभ भी हो रहा था। तो अमाउंट भी सेम होगा, क्योंकि प्रतिशत जब निकालेंगे दोनों प्रतिशत बराबर हो और बेस सेम है, बेस उसका कॉस्ट प्राइस ही होता है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा। इसके बीच का माने सीपी और पहले वाले एसपी के बीच का और सीपी और दूसरे वाले एसपी के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा बराबर होगा, क्योंकि कह रहा है कि जितना परसेंट यहाँ पे लॉस हो रहा था उतने परसेंट अब इसको प्रॉफिट होने लगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि भैया इसमें लॉस और प्रॉफिट का भी SP1 और SP2 के बीच का डिफरेंस कितना है? 4, 3 से ये हो गया 7, अर्थात यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हो जाएगा 2 और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हो जाएगा 2, अर्थात हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 रुपया निकला सीधे सीधे। अब बताओ भाई 5 रुपया से 2 रुपया लॉस में हुआ तो 3 रुपया में बिका और 2 रुपया प्रॉफिट में हुआ तो 7 रुपया में बिका। तो लॉस परसेंट कितना हुआ? 5 में 2 का लॉस होता है, 2 का लॉस होता है 5 में बाई 100, कितना हो गया? 40%, 40% का इसमें लॉस हुआ। अगला प्रश्न कर रहा है कि 24 रुपया के छूट देने के बाद एक वस्तु पर लाभ 16.60% है। यदि लागत मूल्य 480 रुपया है और यदि कोई छूट न दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 24 रुपया का छूट दिया गया है फिर भी उसको लाभ हो रहा है 16.60%। देखिए 24 रुपया का छूट देने के बाद यहाँ बेचता है तो जो कॉस्ट प्राइस है उससे 16.7% प्रॉफिट मिलता है। किसी भी वस्तु को मार्क प्राइस कुछ है, उसमें से 24 रुपया छूट देकर के उसको बेचा, बेचने के बाद उसको मिलता है 16.7 रुपया, 16.7% बचत, शेष, प्रॉफिट। तो अगर उसको कोई रुपया भी छूट नहीं दिया जाए तो कितना रुपया, कितना परसेंट उसका प्रॉफिट होगा? जबकि कॉस्ट प्राइस कह रहा है कि 480 रुपया। मुझको लग रहा है कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 480 रुपया में खरीदा है सामान को, उस पर कुछ रुपया मार्क किया है। यदि वो 24 रुपया का छूट देता है, 24 रुपया का छूट देता है तब उसका जो प्रॉफिट है 16.7% है। तो यदि छूट न दें तब उसका कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? अब देखिए ये 16% तो 16% रहेगा ही, 16.7% प्लस ये 24 रुपया और उसको प्रॉफिट होगा। अगर ये छूट न दे, इसको हटा दे, 24 रुपया मान लीजिए छूट न दे, ये सेलिंग प्राइस यहाँ पे जंप कर जाए तब क्या होगा? ये 24 रुपया उसको और बढ़ जाएगा। 24 रुपया बढ़ने के लिए 480 रुपया पर कितना परसेंट होगा? देखिए हमने कुछ नहीं किया, केवल
इसको इतना बढ़ा है तो 480 रुपये का कितना परसेंट 24 है? 5% है क्या? 480 रुपये का 10% होता तो 48 होता, 24 है यहाँ पे तो 5% और बढ़ जाएगा। 16 और 5 21.7% उसका प्रॉफिट हो जाएगा यदि उसने वहाँ पर छूट नहीं दिया होता तो। क्लियर? क्या प्रश्न में था कि 480 रुपया कॉस्ट प्राइस का कोई चीज़ था, उस पर कुछ रुपया मार्क किया है, अगर उस मार्क पर 24 रुपये का छूट भी देता है तो भी उसको 16.7% का प्रॉफिट होता है। अगर छूट न दिया होता तब उसको कितना प्रॉफिट होता, ये हमसे पूछा जा रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता तो 16% की हानि होती। जब उस वस्तु के मूल विक्रय के मूल्य के 90% पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। ऑप्शन है 10%, 7%, 8% और 12%। ए 10%, बी 7%, सी 8% और डी 12%। कह रहा है कि किसी वस्तु को किसी एक मूल्य पर बेचा जाता है, अगर उस मूल्य के 70% पर बेचा जाता तो उसको प्रॉफिट होता कितना, उसको लॉस होता 16%। ध्यान में दीजिए। और यदि जितना में बेचा गया उसके 90% पर बेचा जाता तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट होता, यह हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि सिर्फ एक मूल्य पर बेचा गया, हम मानते हैं, ठीक है, कि उसका सेलिंग प्राइस जो है वो कुछ रुपया था, 100 रुपया था, 150 रुपया था, पता नहीं कितना रुपया था। उस सेलिंग प्राइस के 70% पर बेचा जाता है। सेलिंग प्राइस ऑफ 70%, सेलिंग प्राइस के 70% पर बेचा जाता है तो कितना का लॉस होता है? 16% का। अर्थात कॉस्ट प्राइस ऑफ 86%, 86% का ही कॉस्ट, 86% ही हमारा कॉस्ट प्राइस निकल पाता है, 16% का यहाँ लॉस हो गया। चूंकि 100% कॉस्ट प्राइस रहता तो हमारा एक भी लॉस नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 16% का लॉस होता है। 16% का लॉस होने का मतलब 84%, माफ करिए, ध्यान से कह रहा है कि जितना में बेचा जाता है उसके 70% पर बेचा जाता तो हमें 16% का लॉस हो रहा है। अर्थात कॉस्ट प्राइस का 84% ही हमको मिलता है। तो जितना बेचा जा रहा है उसके 90% पर बेचा जाता तो क्या होता है? एसपी ऑफ 90%, जितना में बेचा गया उसके 90% पर बेचा जाता तब कितना होता? कॉस्ट प्राइस का कितना भाग हमें आता? देखिए तो ध्यान से, ये इसका 1.2 गुना है, 7 से कटाइएगा तो ये आ जाएगा 10 और 7 से कटाइएगा तो 12, तो ये इसका 9 गुना है, तो इधर भी आ जाएगा 9 गुना, बरनामा अठोल से सीपी ऑफ 108%, कॉस्ट प्राइस का 108% हमें आता है। यही हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे 8% ज़्यादा आ रहा है कॉस्ट प्राइस से, यानी हमें कॉस्ट प्राइस से 8% ज़्यादा आने का मतलब कि 8% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। एक बार फिर से सवाल में कह रहा है कि किसी एक वस्तु को किसी खास मूल्य पर बेचा गया, यदि उस मूल्य के 70% पर बेचा जाता तो उसको 16% की हानि होती है। तो यदि उस मूल्य के 90% पर बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ हमें ज्ञात करिए। यदि उस मूल्य के 70% पर बेचा गया तो उसको कितना हानि हुआ? 16%, अर्थात कॉस्ट प्राइस का कितना प्राप्त हुआ? 84%। ठीक है, तो उस मूल्य के 90% पर बेचा जाए तो कॉस्ट प्राइस का कितना भाग आएगा हमको? तो देखिए ये इधर 70 है तो इधर 84 है, तो 7 से कटाए तो 10 है, इधर 12, यानी ये 10 है तो इधर 12, तो इधर 90 है, यानी इसका 9 गुना है, तो इधर भी कितना हो जाएगा? 9 गुना 108।
यानी कॉस्ट प्राइस का 108% पर उसको बेचेंगे। 108% पर बेचने का मतलब है कि 8% हमको प्रॉफिट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अगले प्रश्न पर आते हैं, लेकिन अगले प्रश्न पर आने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आगे आने वाले परीक्षा के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, लेकिन बहुत ही टिपिकल है, थोड़ा सा इसमें क्लू छुपा हुआ है। प्रश्न कर रहा है कि यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ हमारा जो है वो 3 गुना प्राप्त होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए इसमें कह रहा है कि 66.2/3%, 100%, 105.1/3% और 120%। ए 66.2/3%, बी 100%, सी 105.1/3% और डी हमने अपने सुविधा के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, डी में हमारा 120%। क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है कि यदि विक्रय मूल्य दुगुना हो जाए तो लाभ हमारा 3 गुना हो जाता है। ध्यान से देखिए, विक्रय मूल्य दुगुना हो जाए। मान लिया कि इसको एकदम सिंपल में हम बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। कह रहा है कि भैया मैं पूछूंगा यदि विक्रय मूल्य हमने 100 रुपया माना, ये फर्स्ट कंडीशन में सेलिंग प्राइस है। अगर इसको हमने दुगुना कर दिया सेलिंग प्राइस सेकंड कंडीशन में, ये 200 रुपया हो गया, तो इसमें प्रॉफिट का 1% था, माने 1 भाग था। प्रॉफिट 1 था, कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि प्रॉफिट जो है वो 3 भाग हो गया। इसमें तो कॉस्ट प्राइस का कॉस्ट प्राइस रहा ही, अब 3 गो प्रॉफिट हो गया, 3 गो प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यही सवाल कर रहा है कि पहले कंडीशन में जो जितना लाभ था, यदि सेलिंग प्राइस को दुगुना कर दिया जाता है तो लाभ हमारा जो है वो 3 गुना हो जाता है। 3 गो हो गया, यहाँ पे 1 गो था, यहाँ पे 3 गो। कितना लाभ बढ़ गया? पी कई गो बढ़ गया? 2 गो इसमें बढ़ गया। वैल्यू कितना बढ़ गया? 100 गो। यानी 100 रुपया बढ़ने पर 2 भाग पी बढ़ जाता है। तो 1 गो केवल पी बढ़ने का मतलब है पी का वैल्यू 50 रुपया आ गया क्या? इस सवाल से हम 100 पर नहीं बनाए हैं, पी का वैल्यू 50 रुपया आया। आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और 3 गो प्रॉफिट है। यहाँ से यहाँ में कितनी बढ़ोतरी हुई? 100 रुपया की, डबल हो गया है तो 100 रुपया बढ़ गया। तो पी कितना बढ़ गया? 2 गो बढ़ गया। 100 रुपया जब वैल्यू बढ़ा तो प्रॉफिट हमारा 2 गो बढ़ गया, दुगुना प्रॉफिट बढ़ गया। यानी 1 प्रॉफिट का वैल्यू हमारा 50 रुपया था, तो इसमें कॉस्ट प्राइस भी 50 रुपया ही होगा। तो सेलिंग प्राइस भी 50 रुपया है, कॉस्ट प्राइस भी 50 रुपया है, तो हमारा प्रॉफिट कितना परसेंट है? 100%। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि यदि हमारा सेलिंग प्राइस डबल हो जाता है तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ से हमने सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया। देखिए सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया तो कॉस्ट जो हमारा प्रॉफिट है वो 3 गुना हो गया। यहाँ 1 गो था, यहाँ 3 गो हो गया। तो कितना बढ़ा? पी कितना बढ़ गया? 2 गो बढ़ गया। पी जब 2 गो बढ़ा तो सेलिंग प्राइस का वैल्यू 100 रुपया बढ़ा, अर्थात 1 पी का वैल्यू है 50 रुपया। तो जब यहाँ 50 रुपया पी का वैल्यू है तो कॉस्ट प्राइस भी तो 50 रुपया हो गया। यानी 50 रुपया प्रॉफिट और 50 रुपया कॉस्ट प्राइस, यानी हमारा जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है, 100% है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। ए 1 रुपया 50 पैसा में प्रति वस्तु के दर से 750 वस्तुएं बनाता है। वह वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि केवल 500 वस्तुओं को बेचने पर उसे 15% का लाभ हो जाए। ध्यान से देखिए, 750 वस्तुएं बनाता है
और इस तरीके से उस पर मार्किंग करता है कि यदि 500 वस्तु भी बिक जाए ना तो उसको 15% का प्रॉफिट हो जाए, जबकि 150 वस्तुएं खराब हो जाती है, 150 वस्तु उसका खराब हो गया, तथा इस मूल्य पर केवल 6 वस्तुएं बेच पाता है, 600 वस्तुएं बेच पाता है। 150 वस्तु खराब हो गया तो उसके पास निश्चित तौर पे 600 वस्तु बचा जिसे वो बेच पाया, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को आराम से समझिए। कह रहा है कि ए एक वस्तु को ₹1.50 के दर से, कह रहा है कि ए ₹1.50 के दर से 750 वस्तुएं बनाता है, लेकिन इस पर ऐसे तरीके से मार्किंग करता है, मार्केट प्राइस लिखता है, MRP लिखता है कि 500 वस्तुओं को बेचने पर उसको 15% की प्रॉफिट हो जाए। 500 वस्तुओं को बेचने पर उसको 15% की प्रॉफिट हो जाए। तो बाकी के जो 600 वस्तुएं हैं उसको बेचना है, टोटल 600 वस्तुओं को बेचना है, क्योंकि 150 वस्तु उसका खराब हो चुका है। 500 वस्तु को बेचने पर 15%, टोटल जितना खर्चा लगा है 750 बनाने में, उसका 15% हमको प्रॉफिट हो जाए, अर्थात 115 उसका सेलिंग प्राइस होगा। 500 वस्तु को जैसे ही बेच दिया, उसको टोटल जितना खर्चा था उसका 15% निकल गया। इस तरीके से उसने मार्क किया है कि यदि 500 वस्तु भी मेरा बिक जाए तो 15% का प्रॉफिट हो जाए। 15% का प्रॉफिट होने का मतलब कि उसका जो 100 रुपया कॉस्ट प्राइस था वो मान लेते हैं, इससे हम नहीं करेंगे, इसका कोई इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, ये बेकार है। सीधे हम आएंगे डाटा पर। डाटा कह रहा है कि 500 वस्तुओं को बेचने पर टोटल वस्तु में जितना खर्चा हुआ है उसका 15% उसका प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन टोटल 500 वस्तु ही नहीं है, 700 वस्तु है, जिसमें 150 वस्तुएं खराब हो गई हैं, तो 600 वस्तु वो बेच पाता है, 600 वस्तु बेच पाता है। अब देखिए 500 में वो बेचा तो 115 रुपया उसको मिल गया, 100 रुपया पर हम इसको लेके चलते हैं सिंपली। बाकी के उसका कितना बचा? 100 वस्तुएं। यदि 500 बेचने पे 115 रुपया आता है तो 100 वस्तु को बेचने पे कितना आएगा? 23। देखिए इसमें 5 से करेंगे तो 23 आएगा ना, तो ये भी 5 से करेंगे तो ये भी आएगा 23%, ये 115%, ये 23%, टोटल कितना आ गया? 138%, अर्थात यही 38% उसका प्रॉफिट हो जाएगा। हमारे पास उसका आंसर कितना हो जाएगा? 38% का प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि ऐसा उस पर मार्किंग किया है कि 500 वस्तु बेचने पर ही उसका 15% अर्निंग हो जाए, 15% कमाई हो जाए। तो 500 को बेचने पर 115% तो आ ही गया, लेकिन बेचना उसको 600 है, क्योंकि 150 तो खराब हो चुका है, 600 बेचना है। तो 600 बाकी 100 को बेचने पर उसको 23% और आएगा। 500 बेचने पर 115% और बाकी 100 को बेचने पर 23% और टोटल 138% आएगा। तो उसको कितना प्रॉफिट हो गया? 38%। किसी को कोई डाउट? मुझको नहीं लगता कि कोई किसी को डाउट रहा होगा। हमारे सामने एक अगला प्रश्न है कि एक मोबाइल को जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपया उसको अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, कितना में वो खरीदा था। ठीक है, अब देखिए कि ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि 6000 है, 7000 है, 6265 है और 7250 है। देखिए ए है 6000, बी है 7000, सी है 6265 और डी है 7250 रुपया। ठीक है,
क्या कह रहा है कि 6% यदि लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में उसको 870 रुपया का प्रॉफिट होता है। तब उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? देखिए बिल्कुल सिंपल है, यहाँ कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस से यदि 6% लॉस होता, उसके मुकाबले 6% यदि प्रॉफिट होने लगे, तब यहां से यहां के बीच का जो अंतर है वो है 870 रुपया। निश्चित है कि कॉस्ट प्राइस से जितना, चूंकि प्रॉफिट भी कॉस्ट प्राइस को बेस लेकर ही कैलकुलेट करते हैं और लॉस भी कॉस्ट प्राइस को पर बेस लेकर ही कैलकुलेट करते हैं। 6% लॉस पर बेचता है, उसके मुकाबले यहाँ 6% प्रॉफिट पर बेचता है, तो 870 रुपया का डिफरेंस आ गया। तो इसको 6% इधर है, 6% इधर है, बेस है उतना ही। बेस तो हमेशा कॉस्ट प्राइस का ही निकलता है, कॉस्ट प्राइस का ही 6% है। तो या तो ये टोटल हो गया 12%, डिफरेंस तो 12% हो गया, इधर भी 6% या इधर भी 6%, ठीक है। तो इसको हम दो पार्ट में पार्ट देते हैं, नहीं तो पूरा का पूरा 12% ले लेते हैं। इसको दो पार्ट में बांटेंगे तो ये भी आधा बट जाएगा, तो 6% ऑफ कॉस्ट प्राइस, जितना कॉस्ट प्राइस है उसका 6%, इसका आधा हो जाएगा 435, बस। तो कॉस्ट प्राइस निकालिए, 6% का मतलब हो जाता है 6/100, 435 कटिए तो 6 से कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, ये 50 हो गया, और 2 से ये 2 3 6 और ये 50 हो गया, ये 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 चौके 12, 3 5 15, 145 में 5 से कॉस्ट प्राइस बराबर आ गया 145 में 5 से, 5 5 25 के 5 हासिल 2, 14 5 17 2 72 50 72 50। ऐसे बनाएंगे सिंपल में, वो मानने की ज़रूरत नहीं है। माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया है, ये करने की ज़रूरत नहीं है ना। सिंपल में प्रश्न में यही कह रहा है कि 6% लॉस होने के बजाय 6% प्रॉफिट में आ जाए मोबाइल का दाम, तो 870 रुपया का डिफरेंस हो जाता है दोनों के मूल्यों में। तो कॉस्ट प्राइस उसका कितना था? ये कुछ सिंपल सवाल थे जो हमने लिया था। आगे इसके एक या 2 और वीडियो लाएंगे जिसमें और बढ़िया सवाल, यह RRB NTPC में पूछा हुआ सवाल था, हाल का सवाल था 2018 में, ग्रुप डी में, माफ़ करिए ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल था, NTPC में नहीं, ग्रुप डी में। तो उसमें से हमने लिया है। अभी आने वाले अगला जो हमारा वीडियो होगा वो भी रेलवे और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्रश्नों से लेंगे, ठीक है। आशा है क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। नमस्कार।